दोस्तों नमस्कार। इजराइल और लेबनान के बीच में अमेरिका ने युद्ध विराम का समझौता करा दिया है। जो लोग मेरा वीडियो लगातार फॉलो करते हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि आप मेरा 26 सितंबर 2024 का वीडियो देखिए, जहां मैंने ये एनालिसिस किया था कि अमेरिका हर हाल में इजराइल को बचाएगा और अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये जिम्मेवारी है कि इजराइल सुरक्षित रहे। ये अमेरिका का कानून बोलता है। अगर आप अमेरिका का जो आर्म्स एक्सपोर्ट्स कानून है, अगर उसका आप सेक्शन 301 देखते हैं, उसमें बहुत क्लियरली लिखा है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट की ये नैतिक जिम्मेवारी है, ये उसको अथॉरिटी दी गई है अमेरिका की संसद के द्वारा, वहां की कांग्रेस और सीनेट के द्वारा, कि इजराइल में किसी भी रूप में कोई संकट ना आए। और जिस तरह से पिछले एक साल से इजराइल के ऊपर लगातार कई तरफ से हमले हो रहे हैं, इससे अमेरिका की चिंताएं भी बढ़ रही। अब ये हमले कौन करवा रहा है? अक्सर ये कहा जाता है कि इनके पीछे ईरान का हाथ है। आज इसी समझौते की हम चर्चा करेंगे, थोड़ा सा इसका इतिहास जानेंगे, और इसमें जो सबसे बड़ा प्लेयर है उसका अभी तक कहीं नाम नहीं आया है, वो है ईरान। अब ईरान क्या करेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। ऐसा ही घटनाक्रम 2006 में हुआ था। उस समय भी समझौता हुआ था, लेकिन वो समझौता क्यों कारगर नहीं हुआ और इस बार क्यों उम्मीद है कारगर होने की, हम इस पे थोड़ा सा विस्तार से एनालिसिस करेंगे। 12 जुलाई 2006 को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर आक्रमण किया था। उसके बाद अगस्त 2006 के अंदर यूनाइटेड नेशंस ने एक रेजोल्यूशन पास किया था, 1701 1701, और उसमें बहुत सारी बातें कही गई थी कि किस तरह से लेबनान ये सुनिश्चित करेगा कि इजराइल के ऊपर हमला ना हो। उसको डिटेल में जाने से पहले हमें यह जानना होगा कि अभी जो समझौता हुआ है उसमें ऐसा क्या है जो 2006 में नहीं था। दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 13 कंडीशंस हैं इस बार समझौता में, और वो 13 कंडीशंस क्या है बहुत ब्रीफली मैं चर्चा करूंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और वो पूरा एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूं, और उम्मीद ये करूंगा कि आपको ये सिचुएशन क्लियर हो जाएगी कि आने वाले दिनों में मिडिल ईस्ट में क्या होगा, और खासकर इजराइल, लेबनान, ईरान को लेकर क्या होने वाला है। जैसा आपको पता है कि अमेरिका में चुनाव हो गए हैं, राष्ट्रपति बदले जाएंगे। नए राष्ट्रपति के आने से पहले ये बहुत जरूरी था कि जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं अपनी कुर्सी छोड़ने से पहले कम से कम वो दुनिया को ये तो बता सके कि हमने कोई ऐसा काम किया है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सही है। क्योंकि उनका काफी क्रिटिसिज्म हो रहा था कि अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी खासकर मिडिल ईस्ट को लेके फेल हो गई। ये समझौता जो बाइडेन को जाते जाते एक गिफ्ट के रूप में आप देख सकते हैं। दोस्तों ये समझौता लागू हुआ 27 नवंबर सुबह 4 बजे से। इसका मतलब ये समझौता लागू हो गया। इसका पहला कंडीशन ये थी कि दोनों पक्ष अपने तरफ से एक दूसरे पे आक्रमण बंद करेंगे। जब ये बात हुई तो साथ ही साथ ये भी कहा गया कि अब लेबनान की जिम्मेवारी है कि जितने भी हथियारबंद ग्रुप हैं लेबनान की जो जमीन से ऑपरेट कर रहे हैं, लेबनान उनको कंट्रोल करेगा, उनसे हथियार हटवाएगा, और उस पूरे एरिया की सुरक्षा की जिम्मेवारी लेबनान की होगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह काफी हावी है। कम से कम 1/3 जगह पे लेबनान के देश में हिजबुल्लाह का कानून चलता है, लेबनान का नहीं चलता। लेकिन परिस्थितियां क्या हैं? 2006 में भी इस तरह की घटना हुई थी, एग्जैक्टली वर्चुअली मिलते जुलते टर्म्स एंड कंडीशंस पे यूएन रेजोल्यूशन पास हुआ था। इस बार जो समझौता हुआ है उसमें यही कहा गया है कि जो 2006 का यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन 1701 जो था उसको हर लेवल पे लागू किया जाएगा। उसकी पहली कंडीशन क्या थी? डिसआर्मामेंट ऑफ ऑल आर्म्ड ग्रुप्स इन लेबनान। जितने भी हथियारबंद लोग हैं वहां पे उनसे हथियार लिए जाएं। जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन था उसको पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाए। 2006 में भी प्रयास किया गया था लेकिन नहीं हुआ।
लेकिन दोनों तरफ, इजराइल और लेबनान को, अगर कोई उल्लंघन करता है तो दोनों को अपने सेल्फ डिफेंस की आजादी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यूएन सिर्फ जो लेबनान की ऑफिशियल मिलिट्री और सिक्योरिटी फोर्सेस है उन्हीं को ही आर्म्ड ग्रुप्स, लेजिटिमेट आर्म्ड ग्रुप्स मानेगा। अगर किसी और के पास हथियार पाए गए तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और ये लेबनान की सरकार करेगी। लेकिन जब इसकी बात हम करते हैं तो साथ ही साथ इस कानून में यह भी कहा गया है, इस समझौते में, कि जो भी हथियार इंपोर्ट हो रहे हैं लेबनान के अंदर, उन पे लेबनानी सरकार काबू करेगी। अब सवाल इस बात का है कि हथियार कौन दे रहा है और कहां से आ रहे हैं। जैसा आपको पता है दोस्तों कि हथियार जो आ रहे हैं वो ईरान से आ रहे हैं, या हूती लोग दे रहे हैं, या नॉर्थ कोरिया से आएंगे, या चाइना से आएंगे, या रशिया से आएंगे। कोई ना कोई तो ऐसा होगा जो एडवर्सरी होगा, इसको समझना होगा। इनकी स्मगलिंग ना हो, ये हथियार ना आए देश में, इसकी जिम्मेवारी लेबनान सरकार की होगी। लेकिन दोस्तों ये भी तो हो सकता है ना कि पूरा हथियार ना है, उसके पार्ट पुर्जे आ जाए और बाकी लोकल असेंबली की जाए। इसको रोकने के लिए भी ये इस समझौते में कहा गया है कि अगर कहीं पे कोई असेंबली और मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है हिजबुल्लाह की, उसको भी लेबनान डिसमेंटल करेगा। मतलब किसी भी तरह से अनऑथराइज्ड जो आर्म्स होंगे उनकी फैसिलिटीज को डिसमेंटल करना होगा। अब ये काम इतना आसान नहीं है क्योंकि इसके लिए एक्सपर्टाइज चाहिए। इसीलिए भी ये कहा गया है कि अमेरिका और फ्रांस की जो फौजें हैं वो 10,000 अपने पर्सनल डिप्यूट करेंगी अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ मिलकर, ताकि वो इस पूरे मुहिम में लेबनान की जो ऑफिशियल आर्मी है उसका साथ दे और इस पूरे प्रोसेस को एनफोर्स कराए। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि जो लेबनान की आर्म्ड फोर्सेस हैं उनकी ट्रेनिंग, उनको तैयार करना ताकि वो हिजबुल्लाह जैसे संगठनों से मुकाबला कर सकें और किसी भी तरह से कोई अनऑथराइज्ड आर्म्स ग्रुप लेबनान के अंदर ऑपरेट ना कर सके, इसके लिए चीजों का इस्तेमाल या जो है इंतजाम करना होगा। साथ ही साथ ये भी कहा कि अगर इजराइल या लेबनान में से कोई भी अगर इस समझौते का वायलेशन करता है तो आप हथियार नहीं उठाएंगे, आप तुरंत यूनाइटेड जो नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल, आप उसको शिकायत करेंगे, वहां उसको देखा जाएगा, इन्वेस्टिगेट होगा, मॉनिटरिंग होगी, यूएन की तरफ से मॉनिटरिंग होगी और ये देखा जाएगा कि किसने आक्रमण किया, क्यों किया, गलती किसकी थी। और साथ ही साथ किस तरह से दोनों फौजें वापस जाएंगी और दोनों के बीच में अमन शांति कायम होगी, दोनों लेबनान और इजराइल की सरकार आपस में बैठ के तय करें। और इसके लिए 60 दिन का समय दिया गया है कि कम से कम या ज्यादा से ज्यादा 60 दिन में आप इस समझौते पे आइए और कार्रवाई करिए। और कुल मिला के ये कहा गया है कि जो ब्लू लाइन है, एज पर रेजोल्यूशन ऑफ 1701, दोनों फौजें जहां कहा गया था कि उनके पीछे जाएंगी, वो अपने अपने टेरिटरी में शिफ्ट करेंगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें यूएन और यूएस और फ्रांस, अमेरिका और फ्रांस ने इस बात की जिम्मेवारी ली है कि हम देखेंगे कि एग्रीमेंट एनफोर्स हो। ये तो था दोस्तों जो एग्रीमेंट है, इसके 13 टर्म्स एंड कंडीशंस, जिसको मैंने बहुत ब्रीफली आपके सामने रखा ताकि आप इसकी पूरी जो कार्रवाई है उसको समझ सकें। लेकिन दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि 2006 का जो समझौता था वो भी वैसा ही था, तो फिर बदला क्या? 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, इसलिए मुझे लगता है कि इस बार का समझौता शायद कारगर होगा। पहला, जो इजराइल के आसपास ग्रुप थे, हमास, पैलेस्टाइन, दूसरी तरफ हिजबुल्लाह, जिन्होंने इजराइल को घेर रखा था, वो इस समय काफी कमजोर है। हमास का तो पूरी तरह से खात्मा करने का प्रयास किया गया है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह के जो टॉप कमांडर्स थे उन सबको मार दिया गया है। तो चेन ऑफ कमांड टूट चुकी है। जिनका ईरान के साथ और जो रिसोर्सेज मोबिलाइजेशन का जो स्किल था, हथियार सोर्सिंग का स्किल था, अब हिजबुल्लाह के पास शायद उतना नहीं रहा और हमास की स्थिति तो काफी खराब है। इस बात को हम जानते हैं। और तीसरी तरफ दोस्तों, अब जो लड़ाई है वो बदल चुकी है। अब आपको जमीनी हकीकत यह है कि आपको बॉर्डर क्रॉस करके अटैक नहीं करना, अब ड्रोन का जमाना है। अब हिजबुल्लाह अगर इजराइल पर अटैक करना चाहता है तो 100 किलोमीटर दूर या 200 किलोमीटर के पीछे से भी वो इजराइल पे ड्रोन हमला कर सकता है, जैसे ईरान ने करके दिखा दिया कि अब जो हमारे मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं
वो इसराइल तक पहुंच सकते हैं। तो पहली बात तो जो लीडरशिप है वो नहीं रही, दूसरी तरफ युद्ध करने के तरीके बदल गए। तीसरा, जो नए हथियार आए हैं, जो नए तरीके हैं, उससे लगता है कि जो लड़ाई है वो काफी खतरनाक मोड़ ले सकती है। इस बार इसराइल को भी काफी नुकसान हुआ, इसीलिए ये समझौता जरूरी था, नहीं तो अमेरिकन राष्ट्रपति के ऊपर यह आरोप आता कि इसराइल की सुरक्षा के लिए पर्याप्त संसाधन या उपाय क्यों नहीं किए गए। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो है ईरान का न्यूक्लियर फोकस। अगर पूरा झगड़ा हिजबुल्लाह और इसराइल के बीच में होता रहेगा तो जो मेन प्रॉब्लम है मिडिल ईस्ट की वो है ईरान का न्यूक्लियर हथियार बनाना। अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन जाता है तो इससे पूरा का पूरा जो सेंट्रल एशिया है और जो मिडिल ईस्ट है उसमें स्ट्रेटेजिक इक्वेशंस बदल जाएंगी। जैसा मैंने पहले भी कहा था एक वीडियो के अंदर कि जब ईरान ने अटैक किया था इसराइल पे, तो आप इस बात को समझिए कि इसराइल की तरफ जो रिटेलिएशन हुआ था वो बहुत थोड़ा सा हुआ था। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था कि एक फिक्स्ड मैच है। 20 जगह हथियार मतलब बमबारी की गई, मिसाइल दागे गए और पूरे हमले में सिर्फ 4 लोग मरे। इससे ये बताता है कि खाली स्ट्रक्चर्स पे हमले किए गए, वहां पे कोई लोग नहीं थे। तो खाली स्ट्रक्चर्स पे हमले क्यों किए गए, ये दिखाने के लिए कि इसराइल ने बदला ले लिया। अगर इसराइल तेहरान या और किसी महत्वपूर्ण शहरों पे हमला करता या उनके ऑयल रिफाइनरीज या पोर्ट्स पे हमला करता, तो आप ये समझ लीजिए कि मिडिल ईस्ट में जितनी ऑयल रिफाइनरीज और पोर्ट्स हैं वो सब ईरान की मिसाइल के दायरे में आती हैं। और अगर ईरान डेस्परेट वे में अपने को बचाने के लिए पूरे मिडिल ईस्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर पे अगर अपनी मिसाइलें छोड़ देता, तो समझिए इस दुनिया में कितनी बड़ी महामारी हो जाती। सब तरफ इन्फ्लेशन, सप्लाईज प्रॉब्लम, पेट्रोल की प्रॉब्लम, एक दुनिया में क्राइसिस खड़ा हो जाता। लेकिन इसको टालना जरूरी था, इसीलिए इसराइल ईरान के बीच में फिक्स्ड मैच कराया गया कि इसराइल जाएगा, अटैक करेगा, लेकिन कोई वाइटल इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं छेड़ेगा जिससे ईरान को रिटेलिएट करने के लिए मजबूर किया जाए। तो एक वो था। और अब जो समझौता हुआ ये उसी कड़ी में है कि किस तरह से ईरान को अपने जो हिजबुल्लाह और बाकी जो संगठन है उनको हथियार देने से रोका जाए और इसराइल की सुरक्षा की जाए। अब रही बात हूती की। हूती को जो अमेरिकन नेवी है और यूरोपियन नेवी है वो अपने हिसाब से निपटा दी, क्योंकि वो कोई बहुत बड़ा कोई एनरिच्ड एरिया नहीं है। वहां पे जो भी उनके हथियार या मिसाइल बेसिस हैं, रेडार बेसिस हैं, उनको वो हथियारों से, एयरक्राफ्ट से, मिसाइल से उड़ा सकते हैं, वो मुश्किल नहीं है। बाकी जो आर्म ग्रुप्स हैं वो छोटे छोटे मिलिशिया के टाइप ऑपरेट करते हैं, उससे कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं है। जो खतरा है वो ड्रोन से, इसीलिए ये समझौता जरूरी था। अब सक्सेस होने के चांसेस क्या हैं? 2006 में जो हिजबुल्लाह था उसकी लीडरशिप इन प्लेस थी, 2006 में हमास की लीडरशिप इन प्लेस थी, ईरान काफी एग्रेसिव था। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूरोप और अमेरिका ज्यादातर पीस कीपिंग की बात करते थे, डायरेक्ट इंटरवेंशन की बात नहीं करते थे। लेकिन जिस तरह से हालात बदले हैं, एक तरफ यूक्रेन, दूसरी तरफ इजराइल, अब अंतरराष्ट्रीय लेवल पे हथियारों के इस्तेमाल को लेके कोई बहुत ज्यादा शर्म है नहीं। लेकिन अमेरिका की जो सबसे बड़ी सिरदर्दी थी वो ये कि इजराइल और यूक्रेन में जो खर्चा हो रहा है उसका सारा बिल, ज्यादातर बिल है जो अमेरिका को उठाना पड़ रहा है। और ट्रंप ने बहुत क्लियरली कह दिया कि मेरे पास फालतू पैसे नहीं। इसीलिए जो बाइडेन ने जाने से पहले पूरा प्रयास ये किया कि जहां तक हो सके अपने ट्रैक रिकॉर्ड में इस समझौते को लिखवाया जाए। ये उनकी एक अचीवमेंट होगी जो वास्तव में है। और अगर जाते जाते अगर वो यूक्रेन वॉर को भी और समझौता करा जाए तो मुझे लगता है कि शायद दुनिया नोबेल पीस प्राइज में जो बाइडेन का नाम रिकमेंड कर दे। इसलिए दोस्तों, आने वाले दिनों में अब जो मिडिल ईस्ट में फोकस हुआ इजराइल ना होकर दोबारा ईरान होगा और ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। अब देखते हैं दुनिया इसको कैसे हैंडल करती है। इशू बहुत कॉम्प्लेक्स लेकिन बहुत वाइटल भी है। आपको क्या लगता है, क्या अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर बम बनाने से रोक पाएगा? क्या ट्रंप में इतनी कूटनीतिक क्षमता होगी कि वो ईरान को ये कहें कि वो अपना न्यूक्लियर वेपन गिव अप कर दे
और अगर ऐसा नहीं होता है तो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन क्या कदम उठा सकता है। जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में लिखिए, इस वीडियो को शेयर करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक नहीं किया है। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा। फिलहाल वंदे मातरम।